नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्ता के गलियारों की हलचल, कानाफूसी और चर्चाओं पर आधारित इस कार्यक्रम में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस हफ्ते क्या है खास। वैसे तो ये सरकार का अधिकार है कि वो जिसे चाहे मंत्री बना दे, चाहे वो विधायक हो चाहे ना हो। यूपी की सरकार में 5 ऐसे मंत्री हैं जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं और उनको 1 महीना मंत्री बने बीत चुका है। अब उनको 5 महीने के भीतर यूपी के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी बीच 28 तारीख को 3 जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो रिटायर हो गए। ये तीनों समाजवादी पार्टी के कोटे की सीटें थी, ये अब खाली हो गई हैं, मनोनीत कोटे की थी, जिस पे सीधे सीधे सरकार सिफारिश करती है और राज्यपाल उस पर अनुमोदन देते हैं और वो विधान परिषद का सदस्य मनोनीत हो जाता है। तो राज्यपाल की संस्तुति से ये तीनों सीटें भरी जाएंगी। समाजवादी पार्टी के जो 3 सीटें रिक्त हुई उनमें सपा के बलवंत रामू वालिया, वसीम बरेलवी और मधुकर जेटली, इनका कार्यकाल अप्रैल में 28 तारीख को समाप्त हो गया। अब जो 5 मंत्री हैं उनमें से किसी 3 को सरकार इसमें सदस्य बना सकती है, उनको भेज सकती है। उसमें अगर आप 5 जो मंत्री इस समय हैं और जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं उनमें आप देखेंगे तो सहकारिता मंत्री JPS राठौर, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, आयुष मंत्री दयाशंकर उर्फ दयालु मिश्रा, अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आज़ाद और औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री हैं जसवंत सैनी। ये वो नाम हैं जो अभी तक सरकार में मंत्री तो हैं लेकिन न वो विधानसभा के सदस्य हैं न वो विधान परिषद के। बाध्यता 6 महीने की है। सरकार इन 3 को तो इस पर मनोनीत कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है, या फिर वो चाहे तो संगठन के किसी आदमी को बना दे। लेकिन अभी आवश्यकता यही दिखती है। जब 3 इधर चले जाएंगे तो बचेंगे 2 मंत्रियों को सदन का सदस्य बनने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव भी होना नहीं है, कोई सीट खाली नहीं है, परिषदें ले दे के एक आसरा बस्ती है कि वहाँ किसी तरह से जुगाड़ बने तो अपना उच्च सदन के माध्यम से मंत्री का मामला जस्टिफाई हो। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में अभी तक भाजपा के पास 66 MLC हैं। जब ये 3 और मनोनीत हो जाएंगे तो इनका हो जाएगा 69। लेकिन 2 लोगों पर तब भी सदस्यता की तलवार लटकती रहेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में जब पद खाली होगा, सीटें रिक्त होंगी, तभी वो मंत्री बन पाएंगे। बहुत बार आपने ऐसा देखा है उत्तर प्रदेश में ही कि एक बार समाजवादी सरकार में RLD के मंत्री थे, वो 6 महीना मंत्री रहे, किसी सदन के सदस्य नहीं बन पाए, सिंचाई मंत्री थे, बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा, चले गए। उत्तराखंड में भी एक घटना हुई जिसमें मुख्यमंत्री के पास मौका ही नहीं था कि 6 महीने में कहीं चुने जाएं, उनको भी इस्तीफा देके जाना पड़ा। तो यूपी में ऐसी नौबत ना आए उससे पहले कोई ना कोई रास्ता हो सकता है बीजेपी निकाले। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से दोबारा सत्ता में आई है तब से उसने ब्यूरोक्रेसी के अफसरों पर डंडा चला रखा है, या यूँ कहें कि इस बार गर्दन खाली छोटों की नहीं नप रही है, इस बार सीधे सीधे मामला है। यानी कि डायरेक्ट सर्विस के अफसर, अखिल भारतीय सेवा के डायरेक्ट IAS और IPS अफसरों पर सरकार की नज़र टेढ़ी है। 1 महीना हुआ है सत्ता में आए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर हंटर इस कदर चल रहा है कि इस बार भय का माहौल बना है। लोग नौकरी में बेईमानी करने में अब डरने लगे हैं। 1 महीने के भीतर मुख्यमंत्री ने
2 जिलों के डीएम को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, 2 आईपीएस अफसरों को भी सरकार ने निलंबित किया है। और संयोग ये है कि ये चारों जो अधिकारी निलंबित हुए हैं, ये सब डायरेक्ट सेवा के अफसर हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो प्रमोटेड हो और ये कहा जाए कि भाई स्टेट कैडर के अफसर बड़े कमज़ोर होते हैं, इनको मारना बड़ा आसान है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गाजियाबाद के एसएसपी का जो निलंबन हुआ और पुलिस में अलंकृता सिंह का जो निलंबन हुआ, वो दोनों निलंबन भ्रष्टाचार के इतर अनुशासनहीनता और सरकार के नियमों का पालन न करने के कारण हुआ या कानून व्यवस्था पर कंट्रोल न कर पाने के कारण हुआ। अभी थोड़े दिन पहले अलंकृता सिंह को मुख्यमंत्री ने निलंबित कर दिया। अलंकृता सिंह 2008 बैच की आईपीएस अफसर हैं। वो 2017 में जब योगी सरकार बनी थी तो वो केंद्र में चली गई थी और केंद्र से वो 2021 में लौटी और यहाँ पर उनको उत्तर प्रदेश में महिला और बाल सुरक्षा संगठन में एसपी के पद पर तैनाती दी गई। लेकिन अक्टूबर 2021 से वो ऑफिस ही नहीं आई। बताया जाता है कि उनको लंदन में कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित काम था, कोई फेलोशिप का मामला था। वो लंदन जाने के लिए अनुमति मांग रही थी, छुट्टी नहीं मिली तो वो बिना बताए ही बिना छुट्टी के चली गई और 6 महीने से वो गैर हाजिर हैं। अब आप देखिए कि आईपीएस अफसर सरकार से बिना अनुमति के बाहर जा नहीं सकता, जो भी सरकारी सेवा में है, आईएएस आईपीएस कोई हो, और विदेश जाने के लिए अनुमति ज़रूरी है। वो 4 साल बाद लौटी थी, मन नहीं लगा, वापस चली गई। अभी भी वो लंदन में है। 1.5 महीने जब वो लौटी थी तब भी उन्होंने यहाँ ज्वाइनिंग के बाद तुरंत छुट्टी ले ली, वो आई नहीं। फिर वो 3 महीने बाद ज्वाइन करने आई। तो इससे ये संकेत मिलता है कि अलंकृता सिंह शायद उत्तर प्रदेश में आईपीएस की सेवा में उनका मन ना लग रहा हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि अलंकृता सिंह के पति विद्याभूषण उत्तर प्रदेश कैडर के ही आईएएस अफसर हैं और वो उन्हीं के बैच 2008 से आते हैं। इस समय विद्याभूषण पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी हैं। उनकी पत्नी को सरकार ने निलंबित कर दिया। विद्याभूषण अच्छे अफसरों में माने जाते हैं, कई जिलों में डीएम रह चुके हैं। लेकिन योगी सरकार की जो कार्रवाई रही 1 महीने में आईएएस और आईपीएस अफसरों के खिलाफ, वो 2-2 की बराबरी पर है। 2 आईएएस 2 आईपीएस, स्कोर बराबर है। लेकिन इस निलंबन में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये उभर के आता है कि आईपीएस की तुलना में आईएएस अफसर ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, वो ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्योंकि सोनभद्र के डीएम टीके सिबू और औरैया के डीएम सुनील वर्मा दोनों भ्रष्टाचार के आरोपों में ही निलंबित किए गए, जबकि गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को क्राइम कंट्रोल न करने के कारण और अलंकृता सिंह को अनुशासनहीनता में निलंबित किया गया। सोनभद्र में तमाम सोने की खदानें हैं, लौह अयस्क है, जो भारत में कहीं नहीं पाया जाता, वो सोनभद्र में वहाँ खदानों में सोना और हीरा उगलती हैं। वहाँ पर डीएम माल बनाने के चक्कर में निपट गए और वहाँ पर एसपी डीएम इसीलिए जाते भी हैं कि शायद कुछ इस खुदाई में उनके भी हाथ लग जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस बार एक बहुत बड़ा जो उसके ऊपर ठप्पा था वो हटाया है कि वो सीधे और डायरेक्ट अफसरों पर कार्रवाई करने से बचती है, या डायरेक्ट अफसरों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पंचम तल में बैठे हुए अधिकारी बचा लेते हैं। इस बार किसी का कुछ नहीं चल रहा है और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों पर लगातार अपना हंटर चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार और ब्यूरोक्रेसी के लिए ये जो आने वाला हफ्ता है,
ये बड़ा अहमियत रखता है, बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यूपी की जो शीर्ष ब्यूरोक्रेसी है, जो आईएएस संवर्ग है, उसमें अब बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बाद जो दो बहुत महत्वपूर्ण पद हैं वो खाली हो रहे हैं, एपीसी के और राजस्व परिषद के चेयरमैन का पद। इसको लेकर जो वरिष्ठ नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनके बीच एक अघोषित सी रेस शुरू हो गई है। राजस्व परिषद के चेयरमैन मुकुल सिंघल और उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर आलोक सिन्हा आज 30 अप्रैल को रिटायर हो गए हैं। ये दोनों 1986 बैच के अफसर थे। इन्हीं के साथ 3 और अफसर भी रिटायर हुए हैं, लेकिन चूंकि वो पद ऐसे हैं, उनके बजाय इनको लेकर चर्चा ज़्यादा है। 1988 बैच के आईएएस अफसर हैं MVS रामी रेड्डी और शमीम अख्तर, जो इस समय उत्तर प्रदेश में सचिव उच्च शिक्षा थे, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया। दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर थे प्रभात सारंगी, वो भी मुकुल सिंघल के ही बैच के थे, उनका भी रिटायरमेंट आज हो गया। तो अब इतने 5-5 पद खाली हो गए, तो उनके दावेदार स्वाभाविक है कि ज़्यादा हो जाएंगे। अब 86 बैच ले दे के कुछ बचा नहीं, बचता है 87 बैच। चीफ सेक्रेटरी के बाद एपीसी कौन बनेगा, राजस्व परिषद का, रेवेन्यू बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा, इसको लेकर कयास बहुत चल रहे हैं और इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज। अगर हम 1987 बैच से किसी को इन 2 पदों पर देखें तो उसमें सबसे पहला और प्रमुख नाम आता है 1987 बैच के ताकतवर आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी का। लेकिन अवनीश अवस्थी की नौकरी अब मात्र 4 महीना ही बची है, उनका भी अगस्त में रिटायरमेंट होना है। ऐसे में वो एपीसी बनेंगे या रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन बनना पसंद करेंगे, इसकी गुंजाइश बड़ी कम है। अब दूसरा नाम आता है 87 बैच में ही महेश गुप्ता का, संजीव मित्तल का, हेमंत राव का। वो 3 अभी ये लोग यूपी में हैं, बाकी इस बैच के कई सारे अफसर दिल्ली में हैं, वो वहाँ पर आराम से नौकरी कर रहे हैं, वो शायद यहाँ आवें। महेश गुप्ता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के इस समय एसीएस हैं, यानी कि उनका भी राजभवन से इधर आना, इसकी संभावनाएं कम लगती हैं। हालांकि सरकार चाहे तो कभी भी कर सकती है। दूसरी बात संजीव मित्तल की आती है, वो उत्तर प्रदेश के IIDC हैं। इतना बड़ा पद छोड़कर वो एपीसी के लिए आने में शायद ही कोई रुचि दिखाएंगे। एक नाम बचता है हेमंत राव का। हेमंत राव इस समय सचिवालय प्रशासन में एसीएस हैं, सीनियर भी हैं, वो एपीसी भी बनना चाहेंगे और वो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन भी बनना चाहेंगे, जहां पर इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके स्वतंत्रता पूर्वक। और उनकी नौकरी भी अभी फरवरी 2024 तक बची है। लेकिन अगर इन चारों में से कोई इन पदों पर नहीं आता है तो फिर 1988 बैच में सरकार को जाना पड़ेगा और 1988 बैच के अफसर भी एपीसी पद के लिए खास तौर से 2-3 नाम ऐसे हैं जो दावेदार हैं। और उसमें अगर सबसे पहले और बेझिझक आप कहेंगे तो मनोज कुमार सिंह, जो पंचायती राज विभाग में इस समय एसीएस हैं, ग्राम विकास भी उनके पास है, वो उत्तर प्रदेश के अगले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर हो सकते हैं। हालांकि एक नाम और है, उनका भी रिटायरमेंट अगले साल मार्च में है। 10 महीना, 11 महीना नौकरी बची है, नवनीत सहगल। वो भी सोच रहे होंगे कि एक बार एपीसीए बन जाया जाए। 18 विभागों का मुखिया होता है एपीसी, तो हो सकता है आ जाए। लेकिन इसी बैच में अगर आप अघोषित तौर पर देखेंगे, जो कहा जाए कि अचानक से नाम आ सकता है, वो नाम हो सकता है 1988 बैच के ही अरविंद कुमार का। अरविंद कुमार इस समय औद्योगिक विकास में अपर मुख्य सचिव हैं। वो बिजली बोर्ड के भी चेयरमैन रहे, वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह भी रहे, स्वास्थ्य महकमा भी चलाया। शालीन और सरल अफसरों में उनकी गिनती होती है।
उनकी नौकरी भी मार्च 22 तक बची है। लेकिन सरकार को ऐसे अधिकारी कई बार पसंद आते हैं जो मेहनत और लगन से काम करते हैं, सरकार की नीतियों को प्रचार प्रसार में लगते हैं, सरकार कोई हो। एपीसी के लिए 88 बैच में ये दो नाम बड़े फिट बैठते हैं। वैसे किसके किस्मत का ताला खुलेगा, किसकी लॉटरी लगेगी, ये तो आने वाले 4-5 दिनों में तय होगा। प्रेजेंटेशन हो चुके हैं सरकार के, मंत्री सब नए बनी चुके हैं, काम धाम शुरू होना है। कुछ मंत्री इस हिचक में है कि प्रमुख सचिव हटे पुराना तो काम शुरू करें, कुछ प्रमुख सचिव इस चक्कर में है कि नए मंत्री से पाला पीछा छूटे, यहाँ से चले कोई दूसरे विभाग में नए तरह से काम किया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर सरकार में मंथन चल रहा है। मंत्री बनकर सरकारी साधनों पर मौज उड़ाना अब इतना आसान नहीं रह गया है। योगी पार्ट 2 की जो सरकार है वो स्कूल के उस कड़क मास्टर की तरह है जो हाथ में छंटी लेकर बैठा है और बच्चों से कह रहा है कि का से कबूतर पढ़ो। और ये जो फिजूल खर्ची है, ये जो गाड़ियों में सैर सपाटा है, परिवार के लोगों का हस्तक्षेप है, अकूत संपत्तियां बना रखी हैं, इन सब चीज़ों से ज़रा दूर रहिए। पाठ पढ़ाया गया, 3-3 घंटा क्लास चली, लंबा चला, और कहा यह भी कि क्षेत्र में जाओ 4 दिन रहो और 5,000 के ऊपर कोई गिफ्ट लिया तो खैर नहीं है। 5,000 से अगर ऊपर का गिफ्ट है तो इनकार कर दीजिए। मंत्रियों को शुचिता के निर्देश दिए गए हैं। 5 स्टार कल्चर से दूर रहिए, 5 सितारा होटल में नहीं रुकना है, सरकारी गेस्ट हाउस में रुकिए। तो जो लोग इस उम्मीद से सियासत में आते हैं कि लाल बत्ती का आनंद लेंगे, वो जाती रही। अब रुतबा और मौज मस्ती और जो सरकारी खर्च पर जो खाने पीने की व्यवस्था, घूमने टहलने की, सब पर अंकुश लगता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की सब पर पैनी नज़र है। इतना होमवर्क दे दिए कि मंत्री अंदर अंदर कसमसा रहे हैं कि इससे अच्छा तो स्कूल में पढ़े होते तो कम से कम अफसर बन गए होते तो मौज रहती, जितना मंत्री बनने के बाद आफत झेलनी पड़ रही है। क्षेत्र में जाओ, जनता कागज़ का पुलिंदा लिए खड़ी है, काम ना हो तो अलग धकियाती है, कोसती है, पीठ पीछे कहती है अब की आना तो देख लेंगे, और यहाँ आओ तो स्कूल का मास्टर अलग बैठा है। लेकिन किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। सरकार बने 1 महीना हो गया, मन ममोस कर रहे हैं। क्लास चलती है, एसी चलता है, लेकिन मंत्रियों का दिमाग पसीना छोड़ दे रहा है। इस मंत्रिमंडल में कई ऐसे दिग्गज और खांटी हैं जो कई घाट का पानी पीकर आए हैं और बीजेपी पहुँचे हैं। वो बहुत सारे उसमें स्वयंभू हैं, बहुत सारे स्वेच्छाचारी हैं। उन्हें ये सब नियम कानून, अनुशासन, पाठ, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा पसंद नहीं है। वो खुद को सरकार मानते हैं। ऐसे रोज़ रोज़ अगर फरमान आता रहा तो उनकी तिलमिलाहट बढ़ती जा रही है। कह रहे भाई मितव्यता बरतिए, नया वाहन मत खरीदिए, फिजूल खर्ची रोकिए। तो ये मंत्री अपने दिल पर कब तक काबू रखें? आपको याद होगा कि जब योगी पार्ट 1 की सरकार थी तो मंत्रियों को मैनेजमेंट का क्लास की पढ़ाई हुई थी IIM रोड पर, याद होगा, वहाँ जाते थे, कहा गया कि कैसे कैसे भाई मैनेजमेंट करना है, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाए लोग, और 21 मंत्री उसमें से इस बार निपट गए, वो लौट ही नहीं पाए सरकार में। अब कहा जा रहा है कि भाई ऐसे नहीं वैसे करो। तो भ्रष्टाचार और अनुशासन, ये दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? ये दोनों चोर और पुलिस के उस खेल की तरह है कि चाहे लाख पहरा बिछाओ, कांड करने वाला मानेगा नहीं। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति आ गई है। अब मंत्री तो गए, मंत्रियों का समूह बन गया, सबको मंडल आवंटित हो गए, लोग अपने अपने मंडलों पहुंच के कानून व्यवस्था से लेके अस्पताल, घर,
लोगों के जा रहे हैं, दलितों के यहाँ भोजन भाजन हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। एक मंत्री और निकले 2 हाथ आगे, नंदी नेकर पहन के नल पे जाके बैठ गए, नहाने लगे। अब वो कहा गया था गेस्ट हाउस में रुक जाओ, वो कार्यकर्ता के घर में जाके सो गए। 45 डिग्री तापमान चल रहा है, गर्मी भीषण है, पता नहीं एसी ओसी था कि नहीं था। और निक्कर पहने और मदरंगा मंत्री घूम रहे हैं गांव में गली में ब्रश करते हुए। गजब विचित्र स्थिति आ गई। कभी सोचा नहीं गया होगा कि मंत्री भी इस तरह से जनता के द्वार पर इतनी तेजी से इतना झुककर पहुंच जाएंगे। सरकार आपके द्वार का नारा चमत्कार कर रहा है और मंत्रियों के लिए मुसीबत। नंदी ने बरेली में जाकर जो काम किया उसने सरकार को तो फायदा पहुंचाया होगा, लेकिन मंत्रियों को बड़ा कष्ट दिया। अब और मंत्रियों को भी ये सब करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में और वीडियो भी आपको आएंगे, देखने को मिलेंगे। तो जो पद कभी लोग लालायित रहते थे कि एक बार मिल जाए तो ज़िंदगी सुधर जाए, 7 पीढ़ियों तक की व्यवस्था हो जाए, उस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐसा चाबुक चला रखा है, ऐसा दौड़ा रखा है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अब लोगों को ये पता चला कि असली में जनता की सेवा क्या होती है। जनता की सेवा के नाम पर जो खुद मेवा खा रहे थे, मलाई खा रहे थे, मालमत्ता लूटने में जुटे थे, अब उनको हाफा आ रहा है। परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, लोगों से दबी जुबान में ये कहते हैं। तमाम दर्द हैं, छुपाए कैसे और दिखाए कैसे। बहरहाल पावर सेंटर में इस बार इतना ही। जाते जाते आपको इन्हीं शब्दों के साथ छोड़ जाते हैं जो मंजर भोपाली साहब की बड़ी प्रसिद्ध लाइनें हैं कि जिसको भी आग लगाने का हुनर आता है वो ही ऐवान सियासत में नज़र आता है। अनगिनत साल का जलता हुआ बूढ़ा सूरज जाने क्यों हर रोज़ मेरे घर आता है। और याद आ जाती है परदेस गई बहनों की, झुंड चिड़ियों का जब आंगन में उतर आता है। नमस्कार।